नाम लेकर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री को खत तक लिख दिया, लेकिन ईडी वाले नहीं गए। तो ईडी वाले भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनका सूटकेस रेडी है, जहां से भी एलिगेशन आया जहाज पकड़ के चले गए, तो वो जहां कहा जाता होगा वहीं जाते होंगे। नहीं, अपोजिशन जो स्टेट का हमला है इस वक्त, जरूर अपोजिशन में कमियां हैं, इतना आसान नहीं है उससे लड़ने के लिए। और आप देखिए तो अपोजिशन के लोग कई तरीके से लड़ रहे हैं, वो हजारों किस्म के मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। बहुत सारे विधायक जो अपोजिशन के हैं, अगर आप उनके एनेक्डोट्स अगर आप जमा करें, फैक्ट से क्या होता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पे, समर्थकों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से, बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है, उसे अपोजिशन के साथ चलने में घबराहट होती है। इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती तो विपक्ष अपने आप बन जाता। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है। जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं। और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि अपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे, तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। आप है तो आप बता दीजिए कौन है, कहां आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं? बड़े बड़े नेटवर्क हैं, तो 10 साल से कोई अच्छी खबर तक नहीं आई है, तो उनकी अपनी खोजी हुई खबरें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वोटर में बदलने की मशीनरी तो प्रॉपर ढंग से काम करे, ठीक ढंग से काम करिए, लेकिन जनता को नागरिक बनाए रखने की जो सारी मशीनरियां थी वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं। वो फेल हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे नहीं। 8 साल, वो पहले भी उसमें कमजोरियां थी, ऐसा नहीं था कि कमजोरियां कोई 2014 के दिन पैदा हुई, वो पहले से ढहती आ रही थी, 8 सालों में ढहा दी गई। आप देख लीजिए, आप पहले के, आप 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको याद आता है कि 2014 के बाद, याद कीजिए कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त हो जो रिटायरमेंट के बाद इसी का फेस बना हो? खोजा कीजिए, उनके आर्टिकल को खोजा कीजिए, टीवी के बहसों में देखा कीजिए। ले देके कुरैशी साहब का आ जाता है कभी कभार, बाकी कहां गए? इतने सारे लोग रिटायर किए। तो उस प्रोसेस को सोचिए कि कोई अधिकारी बनता है, उनकी हालत आज कितनी खराब है, वो बोल नहीं सकते, वो ऐसी जिंदगी चाहते थे क्या? ज्यादातर आप अधिकारियों से पूछिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वही जबान थी ऑफ रिकॉर्ड की, वो जबान भी खत्म हो गई है। आप खबरों को ठीक से देखिए कि कौन सी ऐसी खबर है जो सरकार के भीतर की है और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। तो जब सरगोशियां बंद हो जाएं, तो दीवारों पर कान लगाइए और पूछा कीजिए कि उस तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब आवाज बंद हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, देखा कीजिए कि दीवार बची भी है या नहीं। यह आपका काम है। वक्त के साथ देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं कि मेरी बातों में अंतर विरोध नहीं है, लेकिन जो दायरा है, जिस समस्या की बात कर रहा हूं, पहले आप उसको देख लीजिए। हम जैसे लोगों का क्या है, हमारी बातों में कमियां कभी भी निकल जाएंगी, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसको आपको देखने की जरूरत है। तो 10 मिनट हाँ, मैं बस एक आखिरी सवाल, फिर जो 2-4 सवाल हम ऑडियंस से भी ले लेंगे। रवीश, ये एक तो डर जो है
उससे इससे बोलने के बाद मुझे डर होगा, पोस्ट स्पीकिंग डर होता है कि कोई बोलेगा तुमने क्या वहां बोल दिया, वो ट्रोल हो रहा है आईटी सेल वाला यहां बोल रहा है, तो वो पोस्ट डर भी होता है। एक प्री स्पीकिंग डर होता है, एक पोस्ट स्पीकिंग डर होता है, बहुत तरह का डर होता है। फिर सारे दोस्तों का आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रेजिग्नेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है, आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं, सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं, ये मैंने देखा है। लगता है कि यहां से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो। अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा, और क्या है। नहीं, इसी से रिलेटेड वो सवाल था कि जो होते हैं वो क्या है कि उसकी आड़ में कि बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना है, दोनों साइड का देना है, तो उसकी आड़ में कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो जाते हैं। तो अपनी जो रेपुटेशन वो भी बचाए रखते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी स्पीक आउट, बट बिगेटरी के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक जो भी और उसके खिलाफ भी वो छापेंगे, दिखाएंगे, आर्टिकल्स छापेंगे, किताबें छापेंगे, दूसरी तरफ वहाँ के भी छाप देंगे, जो बिगट्स हैं उनको भी छाप देंगे। तो इस तरह का ये एक तरह से तमाशा बन गया है जिसको फ्री स्पीच बोला जा रहा है। उससे जब तक वो चलता रहेगा तो ये डर वगैरह वगैरह से कैसे निकलेंगे? इट इज बीन लेजिटिमाइज्ड कि एवरीबॉडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड। इसीलिए मैं जानता हूं कि इस वक्त जो देश की जनता है वो इस हालत में नहीं है कि वो बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, इसलिए मैं अपनी तरफ से उसे छोटी लड़ाई का टारगेट देता हूं। अगर आप इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए, एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, इसमें ना आपके कपड़े गंदे होंगे, ना इसमें आपकी थालियां टूटेंगी, ना आप अपने किचन में गिरने वाले हैं। उनका सब्सक्रिप्शन खत्म कर देना है, मत देखिए आप। जो वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि इन नफरती एंकरों को कभी ऑफ एयर नहीं किया गया, तो वो पॉलिटिक्स ही ऑफ एयर हो जाएगी। पूरी पॉलिटिक्स ही उस नफरत पर आधारित है। वो सिर्फ एंकर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उस हेट स्पीच का सिर्फ एंकर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कि जो बातें हैं वो जो उनके सामने जो केस है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, लेकिन अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर लें तो उसमें साध्वी प्रज्ञा भी आ जाती है। उन्होंने तो बोल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहां तो एलिगेशन लग रहा है सांसद महोदय पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा तो अरेस्ट वगैरह हो जाएगा, अंततः जो होना होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को इस वक्त जो चाहिए वो हल्की लड़ाई अपने लिए तय करें, ताकि लड़ने की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप क्रिकेट में अच्छी गेंद नहीं फेंक सकते तो अपनी बालकनी के पीछे बैडमिंटन तो खेल सकते हैं ना, उसमें तो कोई आपको नहीं जज करेगा कि आप प्रकाश पादुकोण हैं कि नहीं हैं, साइना नेहवाल हैं कि नहीं हैं। तो आप खेल लीजिए, टिकटॉक करते रहिए, आप अपना खेल लीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेमोक्रेटिक सिटीजन होने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी लोग हैं बोलने वाले, पर ये बैलेंस क्या होता है। आप नफरत फैला रहे हैं तो नफरत का बैलेंस क्या होता है? नफरत का कोई दो साइड होता है क्या? उसके तो कोई दो साइड नहीं होते हैं, झूठ के तो दो साइड नहीं होते। अब तो सच क्या है इसका भी अधिकार पीआईबी रखना चाहती है। तो दोस्तों, आपने ये सुना रवीश कुमार का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, ये 2023 में फेस्टिवल था, वहाँ पर रवीश कुमार एज ए गेस्ट के रूप में वहाँ गए थे और वहाँ पर ये ऑडियंस के सामने वहाँ पर ये स्पीच दिया और इशारों में रवीश कुमार ने ये भी बात कही कि अगर देश को बचाना है तो गोदी मीडिया को सबसे पहले ख़त्म करना हो। ये रवीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप जितना जल्दी हो सके गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। अगर जितना आप टीवी देखना बंद कर दोगे तो देश बच सकता है, वरना देश तो लूट रहा है अदानी अंबानी कंपनियों के हाथों में। और गोदी मीडिया उनके आकाओं के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलती। किस तरह से प्रधानमंत्री हो गए और देश की मीडिया हो गई, उनको मतलब बचाने की कोशिश भरपूर कर रही है, लेकिन सवाल विपक्ष से कर रही है, लेकिन अपने आकाओं से एक सवाल तक नहीं कर रही है कि क्या हो रहा है देश में। रवीश कुमार का ये स्पष्ट कहना है कि आप उनके सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दीजिए, आप उनसे जुड़िए मत, आप टीवी देखिए मत। अगर आपको वैसे ही न्यूज़ देखनी है तो सोशल मीडिया पर तमाम खबरें हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, वहाँ पर तमाम सारी खबरें आती है। अगर
आपको दिमाग को सही ठिकाने रखना है, दिमाग को सही इस्तेमाल करना है, तो नफरती एजेंडों को ख़त्म करना पड़ेगा आपको। और नफरती जो डिबेटें चलती है उनको देखना बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा, तभी आपका भविष्य रुक सकता है। आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं। मुख्य बात ये रही कि अगर आपके अपने बच्चों को या फ्यूचर में होने वाले बच्चों को बचाना है तो आपको सिर्फ ये नफरती एजेंडों से दूर करना होगा अपने बच्चों को, वरना यही आपके बच्चे पेन उठाने के बजाय, कलम उठाने के बजाय पत्थर उठा के फेंकेंगे कि हमें क्या करना है, हथियार उठाएंगे। जो चूरी चाकू की बात करते हैं, अब हमें क्या करना है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने टीवी डिबेट को, शो को ऐसे बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें मिल जाती है, चाहे हमारे न्यूज़ चैनल पे हो। रवीश कुमार का खुद का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और तमाम और भी यूट्यूब चैनल है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाता है, सच्चाई हकीकत आपके सामने रखता है। रवीश कुमार की और भी हमारे साथ यूट्यूब चैनल न्यूज़ 22 पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में आपको वीडियो मिल जाएगी रवीश कुमार के बारे में, और रवीश कुमार भी क्या कहते हैं, रवीश कुमार कितने अच्छे से समझाते हैं देश की। कोई ऐसी गोदी मीडिया नहीं है जो हकीकत बात करती है। गोदी मीडिया आपको पता ही है, गोदी मीडिया कौन है, जो नफरती एजेंडे चलाते हैं, हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, लेकिन इस देश में हमारा संविधान है वो किस तरह से मूलभूत इकाइयों को लेकर चलता है। धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, बहुत सारे धर्मों के रिलीजन रहते हैं, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, इतने धर्म है, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल एक ही एजेंडा चलाता है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अब आपके हाथ में घोषित करना नहीं करना। दोस्तों, और ये वीडियो देखनी हो न्यूज़ 22 लाइव पे या सोशल मीडिया पे तो हमारे न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में। हो प्रवीण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।